बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तज्ज़िये और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन, आज की व्लॉग में 3 बड़ी अहम ख़बरें हैं जिनके हवाले से कुछ तफ़सीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। एक तो ये कि चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब जो हैं, इनके हवाले से कुछ प्रिडिक्शन मैंने की थी। जो लोग मुझे रेगुलर सुनते हैं उनको मालूम होगा कि जब चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का जो टाइम था वो ख़त्म हो रहा था, उस वक्त मैंने ये कहा था कि चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो हैं उनके साथ जो कुछ हुआ और उनका जो बतौर चीफ़ जस्टिस जो मुश्किल वक्त था, उससे कई गुना ज़्यादा मुश्किल जो वक्त होगा वो चीफ़ जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा साहब जो हैं इनको फेस करना पड़ेगा और बहुत सारी मुश्किलात इनके सामने आएंगी और बहुत सारे सवालिया निशान इनके ऊपर भी उठेंगे। चीफ़ जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा साहब का अपना ही फैसला इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, इनकी अपनी ही बात जो है वो कोई मान नहीं रहा। कुछ अहम तरीन तफसीलात अदालती महाज पर इस वक्त क्या चल रहा है ये आपके साथ शेयर करनी है। दूसरे नंबर पर इलेक्शंस फरवरी के अंदर हो रहे हैं या नहीं हो रहे, इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं। मज़ीद कुछ गवाहियाँ या गुफ्तगू इस हवाले से सामने आ रही है और बड़ी पक्की और मजबूत गुफ्तगू ये सामने आ रही है कि इलेक्शंस 8 फरवरी को नहीं हो रहे। इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात आपके साथ मैंने शेयर करनी है। जहांगीर तरीन जो हैं इन पर अवामी कहर नाजिल हो चुका है और जहांगीर तरीन ख़ास तौर पर जो कल का इन्होंने छोटी सी जलसी आप कहें वो की, उसमें क्या हुआ जहांगीर तरीन के साथ, कुछ इस वाले से भी तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको बताता चलूँ कि हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब हैं और इनके हवाले से सब जानते हैं, अपना जो तज्ज़िया है ये पेश करते रहते हैं। बहरहाल इन्होंने एक बड़ा जो दावा है या अहम जो गुफ्तगू है वो की है और इसमें ये कहते हैं जी कि हो सकता है कि फरवरी में इलेक्शन ना हो और नवाज़ शरीफ की सरबराही में माइनस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक कौमी हुकूमत बना ली जाए और सुप्रीम कोर्ट से इसकी मंजूरी ले ली जाए। तो ये एक बड़ी हंगामा खेज़ किस्म की बात है जो कि हफीज़ुल्लाह न्याज़ी जो हैं उनकी जानिब से की गई है। अब 2-3 चीज़ें इसमें ये कह रहे हैं। एक तो 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं होंगे। अच्छा, अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उनका हो सकता है कि 8 फरवरी को इलेक्शन ना हो। अच्छा, एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये कह चुकी है, चीफ जस्टिस साहब का ये फैसला है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे और फिर ये भी कहा गया जी कि 8 फरवरी के बाद की कोई तारीख नहीं होगी और अगर कोई दरख्वास्त आई तो उसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। यहाँ तक चीज़ें फैसले के अंदर लिखी गई हैं। अच्छा, एक तो ये हो गया, उसके बावजूद भी ये दावा सामने आ रहा है और ये सिर्फ हफीज़ुल्लाह न्याज़ी का नहीं है बल्कि सुहेल वड़ाइश ने भी आज एक कॉलम लिखा है और उसमें भी वो इसी तरह की बात कर रहे हैं, वो भी आपके सामने रखूंगा। अच्छा, दूसरे नंबर पर वो कह रहे हैं जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को माइनस करके एक कौमी हुकूमत बनाई जाएगी। अच्छा, इलेक्शन नहीं होंगे लेकिन एक कौमी हुकूमत बनेगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसमें नहीं होगी। अब कौमी हुकूमत की बात आसिफ अली जरदारी और राजा रियाज इनके भी बयानात सामने आए हैं, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद कौमी हुकूमत बनाई जाएगी और फिर ये भी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से इसकी जो मंजूरी है वो भी होगी, यानी कि इलेक्शन ना करवा कर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला ना मानकर गैर आइनी काम करके और फिर इसकी तौसीक करवाई जाएगी सुप्रीम कोर्ट से। और सुप्रीम कोर्ट से कौन करेगा? ज़ाहिर सी बात है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उनके इख्तियारात में है सारी जो चीज़ें हैं। तो ये मामलात इस वक्त चल रहे हैं और एक बड़ा दावा है जो कि हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब की जानिब से आया है। अब इसके सपोर्टिंग में 3-4 और अहम बातें मैं आपके सामने रखता हूँ। एक तो ये कि कुछ रोज़ कबल हामिद मीर साहब ने भी इंटरव्यू दिया था और 8 फरवरी के इलेक्शंस के ऊपर उन्होंने भी सवालात उठाए थे और इसमें हामिद मीर साहब ने पीएसएल की एग्जांपल दी थी और कहा था जी कि सिक्योरिटी की वजह से पीएसएल जो है वो यूएई में शिफ्ट कर दिया गया है। तो अगर पीएसएल जो कि 3-4 शहरों में होना है उसके लिए सिक्योरिटी नहीं दी जा पा रही, तो इलेक्शन जो कि पूरे मुल्क में होना है फिर वहाँ पर सिक्योरिटी का क्या होगा? तो एक बड़ा सवालिया निशान उन्होंने इलेक्शंस के हवाले से उठाया था। अब इसी के ऊपर राजा रियाज साहब जो हैं उनके ऊपर अगर आए तो वो भी ये कह रहे हैं कि एक कौमी हुकूमत जो है वो बनेगी। उन्होंने भी कल एक जो इंटरव्यू है वो दिया और उस इंटरव्यू में जो एक अहम बात उनकी जानिब से कही गई, राजा रियाज साहब के हवाले से बताता चलूँ कि किन हलकों के वो करीब हैं ये आप सब जानते हैं और दूसरा नून लीग के वो बहुत ज़्यादा करीब हैं, वो भी आप सब जानते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है अगर वो कोई बात कर रहे हैं वैसे तो उनको कोई इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेता, लेकिन जहाँ पर उनका उठना बैठना है, जो इन्फॉर्मेशन उनके पास है, तो किसी ना किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर वो ये जो बात है वो कर रहे हैं। तो वो भी कौमी हुकूमत के हवाले से कह रहे हैं। ये चीज़ें सामने रखने का मकसद ये है कि आगे प्लानिंग क्या चल रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
के हवाले से जो भी इस वक्त प्लान बनाए जा रहे हैं, इवन के आप देख लें कि जो 2 कन्वेंशन हुए हैं, एक तो सबसे पहले दीरबाला फिर करक वगैरह में जो कन्वेंशन हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स केपी में जिस तरह से लोग बाहर निकले हैं, तो उसके बाद ये अब कोई भूल जाए कि 8 फरवरी को जो इंतखाबात होंगे उसमें अवाम जो है वो अपने वोट की हिफाजत नहीं करेगी, वो डालेंगे भी वोट और मेक श्योर करेंगे कि उनका वोट जो है वो काउंट भी हो। जिस तरह से लोग जज्बे के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन कन्वेंशन में शामिल हुए और ये कन्वेंशन जो थे वो जलसे में तब्दील हुए, यहाँ तक कि उनको रोका भी गया, लेकिन उसके बावजूद भी नाकामी हुई इंतज़ामिया को। अच्छा, फिर उसके बाद ये जो आप कह रहे हैं जी, ज़ाहिर सी बात है ये फिर उसी के तहत सारी प्लानिंग है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कैसे साइड पर रखना है। तो ये एक बड़ा दावा राजा रियाज की जानिब से सामने आया जी कि एक कौमी हुकूमत जो है वो बनेगी, और सिर्फ यही नहीं, आसिफ अली जरदारी जो हैं वो भी इसी तरह की बात कर रहे हैं और एक कौमी हुकूमत की वो बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर सवाल ये भी है कि अगर इन सारों ने मिलकर एक कौमी हुकूमत बना लेनी है तो फिर अपोजिशन में कौन होगा? तो अपोजिशन में फिर कौन होगा? जिस तरीके से 16 माह जो PDM की हुकूमत रही है उसमें अपोजिशन में कौन था? यही राजा रियाज और इन जैसे टाइप के लोग थे जो कि एलामिया उस वक्त ये कहते थे जी कि वो नून लीग में जो है वो शामिल होंगे, और बाद में फिर वो नून लीग में शामिल भी हो गए। तो बहरहाल ये 2 अहम बयानात है कौमी हुकूमत के हवाले से, और ये दोनों सपोर्ट कर रही हैं हफीज़ुल्लाह न्याजी साहब जो हैं उनके बयान को। फिर इसी तरीके से मैं आगे आता हूँ जी, सुहेल वड़ाइच साहब हैं, उन्होंने एक कॉलम लिखा है और उस कॉलम का एक जो पर्टिकुलर पार्ट है वो मैं आपके सामने पढ़ कर रखता हूँ कि उस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर वो क्या लिखते हैं। अच्छा, तो अपने कॉलम में ये बेसिकली इलेक्शंस, फरवरी में जो इलेक्शंस हैं उस हवाले से लिखते हैं, और थोड़ा सा सेफ रहने के लिए, सेफ साइड पर खेलने के लिए उन्होंने ये लिखा है जी कि अफवाह ये भी है। अफवाह इसलिए कह दिया ताकि चलें कोई मसला वगैरह आगे ना बने। बहरहाल लिखते हैं जी कि अफवाह ये भी है कि माइशत में बेहतरी के बाद फरवरी इलेक्शन में ताख़ीर हो सकती है, क्योंकि सोचा ये जा रहा है कि अगर फरवरी में इलेक्शन हो गया तो माशी बेहतरी में एक वक्ती वक्फा आ सकता है। ये भी कहा जा रहा है कि अभी तहरीक इंसाफ के सियासी उभार का मुकम्मल तदराक नहीं हो सकता। कहा जा रहा है, अच्छा ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि अभी तहरीक इंसाफ के सियासी उभार का मुकम्मल तदराक नहीं हो सकता, यानी इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर इतना कुछ होने के बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ा नहीं जा रहा। तो ये एक बड़ी रीज़न है जो कि मैंने पहले भी इनके साथ कंपेयर करके एक पॉइंट आपके सामने रखा कि असल मामला यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनके सब कुछ ख़त्म करने के बाद कोई कौन सा बड़ा नाम रह गया है? शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ इलाही दोनों जेल में हैं, इमरान खान साहब भी जेल में, लेकिन उसके बावजूद भी असल मसला अवाम है, वो नहीं मान रही, वो इमरान खान साहब के साथ खड़ी हुई है। और जो आप प्रोपेगेंडा करें, जो कुछ भी इमरान खान के अगेंस्ट आप करें, अवाम ने ये तय कर लिया है कि वो सब कुछ इमरान खान के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा है, वो सब कुछ झूठ है, और वो कोई भी बात इमरान खान के अगेंस्ट मानने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ तक कि शेर अफजल मरवत जो हैं, सिर्फ उन्होंने थोड़ा सा स्टैंड लिया, और आप देखेंगे उनके साथ खाली इमरान खान के साथ जुड़ने की वजह से, इमरान खान के नाम की वजह से उनके साथ आप देखें कि कितनी बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो उनके साथ खड़े हो गए शेर अफजल मरवत के। तो इमरान खान जब थोड़ी सी भी उसको एक हफ्ते की भी कैंपेन की इजाज़त मिल गई तो पूरा मुल्क जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो बहरहाल आगे वो लिखते हैं जी, कहा जा रहा है कि इंतखाबात फरवरी से अगस्त सितंबर तक ले जाए जा सकते हैं। इंतखाबात की तारीख के हवाले से फैसला किया गया तो 2 रुकावटें सामने आ सकती हैं, पहली अदालती और दूसरी सियासी। सुनने में आया है कि अभी तक अदालती रुकावट बरकरार है और इससे डील करने की कोशिश जारी है। सियासी रुकावट के हवाले से कहा जा रहा है कि PDM की 2 बड़ी जमातों को इस ताख़ीर पर एतराज़ नहीं होगा। सुहेल वड़ाइच साहब का रोज़नामा जंग में कालम। तो ये जी इन्होंने इशारतन जो बातें हैं वो बता दी हैं कि अदालती रुकावट बरकरार है, वो जो चीफ जस्टिस काजी फ़ायद ईसा साहब का फ़ैसला है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है अगर यहाँ तक मामलात को लेकर जाना है तो फिर वो फ़ैसले के ऊपर भी कुछ करना पड़ेगा। और फिर इसके अलावा आगे वो ये भी लिखते हैं, और इससे डील करने की जो कोशिश है वो भी इस वक्त जारी है। जहाँ तक सियासी रुकावट की बात है तो PDM की 2 बड़ी जमातें, कौन सी 2 बड़ी जमातें? मुस्लिम लीग नून, वो तो बिल्कुल ही क्यों चाहेंगी कि अभी इलेक्शंस हो जाएं, और दूसरा आसिफ अली जरदारी साहब है, पीपल्स पार्टी हैं, ज़ाहिर सी बात है वो भी PDM में बड़ी स्टेक होल्डर है। तो जरदारी साहब के जो बयानात हैं वो भी आपके सामने हैं कि बिलावल भुट्टो के हवाले से उन्होंने जो बयानात दिए उस पर भी इनडायरेक्टली आप ये कह सकते हैं कि वो किसी को असल में यकीन दहानियाँ की थी कि नहीं जी हम आपके सामने हैं। बिलावल भुट्टो जो थोड़ी बहुत आपके ऊपर तनकीद कर रहा है, उसकी तनकीद के ऊपर ना जाएं, उसके पास कोई इख्तियार नहीं है, वो भी बच्चा है। तो चीज़ें मैं ही देख रहा हूँ
तो इस किस्म के जो उन्होंने बातें की हैं वो असल में थोड़ा सा उसको समझा जाए तो वो किसी और के लिए भी उसमें पैगाम था कि नहीं, आप उसकी बात को ना सुने। अब इस सारे प्रोसेस के अंदर ये जो सारी मैंने आपके सामने चीज़ें रखी हैं, एक और अहम ट्वीट में आपके सामने रखना चाहता हूँ जी, नादिर बलोच साहब का। वो लिखते हैं जी कि कोई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी जगा दे। ये कौन लोग हैं जो कह रहे हैं इलेक्शन फरवरी में नहीं हो सकते, माइशत बहाना है। असल चीज़ आखिरी लाइन है कि तहरीक इंसाफ के सियासी उभार का मुकम्मल तदराक नहीं हो सका। फिर इसके अलावा एक और इसके ऊपर ट्वीट है, कोट रिट्वीट वो करते हैं जी, उसमें लिखते हैं जी कि ये उमर ख़याम साहब हैं कि चीफ जस्टिस काजी फ़ायद ईसा साहब ने रिमार्क्स में कहा था कि मीडिया पर इंतखाबात के हवाले से कोई गैर का यकीनी वाली ख़बरें ना चलाई जाएं। सुहेल वड़ाइच साहब ने तो पूरा कॉलम ही लिख डाला। तो अगर उनके रिमार्क्स से उनका फ़ैसला था तो उसके बाद ये सिर्फ सुहेल वड़ाइच नहीं बल्कि हामिद मीर साहब ने ज़ाहिर सी बात है इसके ऊपर आगाज़ किया। फिर उसके बाद हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब ने जो कुछ कहा, और फिर ये कौमी हुकूमत की जो बातें राजा रियाज और आसिफ अली जरदारी साहब कर रहे हैं, ये भी आपके सामने हैं। तो ये नाज़रीन इस वक्त अदालती और सियासी महाज के ऊपर अहम तरीन ख़बरें थीं, अहम तरीन मामलात थे जो कि चल रहे हैं। आगे चलते हुए इमरान खान साहब के हवाले से भी कुछ अपडेट आपको मैं बताता चलूँ। एक तो ये है कि इमरान खान साहब के हवाले से बताया गया जी कि जेल के अंदर 8 घंटे तक जो तफ्तीश है वो की गई। जो ये केस था जिसमें अभी उनकी गिरफ्तारी डाली गई है 190 मिलियन पाउंड वाला, लेकिन इस पर साकिब बशीर साहब हैं, वो ये ट्वीट करते हुए बताते हैं कि उनकी इतला के मुताबिक 8 घंटे तो ठीक है, वहाँ पर जो टीमें थी वो मौजूद थी, तफ्तीश करती रही हैं, लेकिन अमली तौर पर वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। यानी कि आप टाइम बेशक 8-10 घंटे ले लें, ये मैटर नहीं करता कि 8 घंटे हो रही है, 10 घंटे हो रही है, आपकी सुबदीद है 2 घंटे हो रही है, लेकिन अमली तौर के ऊपर कुछ होना चाहिए। ज़ाहिर सी बात है अमली तौर पर क्या होगा, केस में जान ही नहीं है, केस में कुछ है ही नहीं, तो तफ्तीश क्या उन्होंने करनी। ख़ास तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मशरिक बैंक के जो डॉक्यूमेंट्स हैं जमा हुए और जिस बुनियाद पर सारा केस बना था, वो सारे की सारी जो बुनियाद थी वही टूट गई है। तो तफ्तीश उन्होंने क्या करनी है, बस एक नाम के लिए कि ये जी इमरान खान साहब से तफ्तीश हो रही है, और उसके लिए 10 घंटे से ज़ायद की जो तफ्तीश है, 190 मिलियन पाउंड केस, नैब टीमों की इमरान खान से अडयाला जेल में 10 घंटे से ज़ायद की तफ्तीश, लेकिन अमली तौर पर कुछ भी नहीं। सरदार तारिक मसूद साहब जो हैं उनके हवाले से भी कुछ सवालात इस वक्त उठाए जा रहे हैं, बल्कि उनके ऊपर जो सवालिया निशान हैं वो इस वक्त लग रहे हैं। एक काम उन्होंने किया कि इमरान खान साहब का जो ज़मानत का मैटर था उसमें उन्होंने कुछ रिमार्क्स दिए थे, बड़े हैरान कुन किस्म के उनके रिमार्क्स थे। उस वक्त भी मैंने थोड़े बहुत आपके सामने रखे थे, लेकिन अभी मैं कुछ डिटेल उसके हवाले से आपको उससे शेयर करना चाहता हूँ जी। एक तो जब उस ज़मानत की दरख्वास्त के दौरान सलमान सफदर ने जवाब दिया कि तफ्तीशी अफसर ने कोई वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं बताया, आज़म खान जो है वो अगवा हो गए, इनकी फैमिली ने अगवा का मुकदमा भी दर्ज करवाया, अगवा के बाद आज़म खान का 164 का बयान आ गया। इस पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि रिमार्क्स में अपने ये कहा कि ऐसे फिर सच सामने आता है। अब ज़ाहिर सी बात है इस तरह के ये जो रिमार्क्स हैं इससे जो एक माइंड होता है वो डिस्क्लोज़ होता है, एक जो थिंकिंग है वो डिस्क्लोज़ होती है कि किसी के हवाले से किस तरीके से जो सोच है वो पाई जा रही है, और ख़ास तौर पर इस केस के हवाले से क्या जो सोच है वो पाई जा रही है। यानी कि एक तरफ तो इमरान खान साहब के वकील ज़मानत का मुकदमा कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि आज़म खान साहब अगवा हुए, मुकदमा अगवा का हुआ, फिर उसके बाद उनका बयान आया और फिर वो छूट भी गए। तो सरदार तारिक मसूद साहब जो है वो इसको शायद उस तरह से संजीदा नहीं ले रहे, और वो ये कह रहे हैं कि फिर इसी तरीके से जो सच है वो सामने आता है। तो ये पहला सवाल है जो कि उनके ऊपर इस वक्त उठाया जा रहा है कि ये जो रिमार्क्स हैं, और सरदार तारिक मसूद साहब के हवाले से सब जानते भी हैं, कहा भी ये जाता है जी कि चीफ जस्टिस काजी फ़ायद ईसा साहब के ये बहुत ज़्यादा करीबी हैं, और ज़ाहिर सी बात है जब चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब के टाइम के ऊपर जो एक लाइक माइंडेड जजेस का जो टर्म सामने आई थी उसमें जो मुखालिफ साइड पर थे उसमें चीफ जस्टिस काजी फ़ायद ईसा साहब और उनके साथ फिर सरदार तारिक मसूद जो हैं वो इस ग्रुप की साइड पर थे। तो उनकी जानिब से ये रिमार्क्स सामने आना, फिर उसके बाद इसी दौरान उन्होंने कुछ मज़ीद भी रिमार्क्स दिए थे इमरान खान साहब के केस के हवाले से कि जो 2 रुकनी बेंच था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, जो उसने फ़ैसला दिया था और उसमें वो जो सारी तमाम खामियां थीं उनको दूर करने का कहा गया, और उस वक्त ये चीज़ें कही गई कि इमरान खान का ये जो केस था आगे जब वो कोर्ट में इसको चैलेंज करते तो इन खामियों की वजह से ये केस उठ जाता, लेकिन वकला की ये गलती थी कि उन्होंने ट्रायल के मरहले में ये किया। तो इसके ऊपर सरदार तारिक मसूद जो हैं वो भी इसी तरह के जो रिमार्क्स हैं उनके सामने आए। अच्छा,
इसमें उन्होंने क्या कहा जी कि केस की समाअत के दौरान जब इमरान खान के वकील सलमान सफदर ने केस के मुख्तलिफ गलतियों, खामियों और नकाइस की निशानदेही कर रहे थे, तो इस मौके पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने ऑब्जर्वेशन दी कि अमूमी तौर पर वकील दिफा ट्रायल के दौरान गलतियों की निशानदेही नहीं करते, बल्कि इन नकाइस को छुपाया जाता है ताकि ट्रायल मुकम्मल होने के बाद इन्हीं नुकात को बुनियाद बनाकर अपील की जाए और अदालत से रिलीफ लिया जाए। लेकिन आप साइफर केस की तमाम गलतियों के साथ साथ निशानदेही कर रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रायल दुरुस्त अंदाज में आगे बढ़ेगा और आपके मोकल को नुकसान होगा। दुरुस्त अंदाज में अगर केस आगे बढ़ेगा तो फिर मोकल को नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इस केस में कोई जान नहीं है जो मोकल को नुकसान होगा। और ये जो गलतियों की निशानदेही करने का इन्होंने बताया कि वो चीज़ें गलत थी, तो यानी कि खुद भी एक्सेप्ट करें वाकई वो चीज़ें गलत थी। और खैर इसके ऊपर फिर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच जस्टिस मियाँ गुल औरंगज़ेब जो है उनकी सरबराही में उसका जो फैसला था वो भी आपके सामने है। आखिर में जहांगीर तरीन के हवाले से आपको बताता चलूँ, इन्होंने जो कल जलसा किया है, फ्लॉप तरीन जलसा, और इस जलसे में इन्हें अवामी कहर का जो सामना है वो इस तरह से करना पड़ा कि वहाँ पर मौजूद अवाम से जब ये पूछा गया कि किसको वोट देंगे, तो जहांगीर तरीन के जलसे में आए जो चंद लोग थे उन्होंने कहा जी कि हम PTI को वोट देंगे। तो उन्होंने पूछा जी कि फिर आप इस जलसे में क्यों आए? उन्होंने कहा कि वैसे हम देखने के लिए आए, लेकिन वोट जो है वो हमारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही है। यानी कि जहांगीर तरीन के जलसे में जो चंद अफराद थे वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वोटर्स थे, वो सिर्फ और सिर्फ देखने के लिए आए थे कि ये जो जलसा है ये किस तरीके से जो है वो कर रहे हैं। और इसी तरह से जहांगीर तरीन से कल एक सवाल किया गया जलसे के दौरान ही, जलसे में ही, कि आपकी इस जलसे की पंच लाइन या एक बयानिया, एक नज़रिया जो है वो आपका क्या होगा? तो जहांगीर तरीन साहब कहते हैं जी अभी तो जलसे हो रहे हैं, हम बताते हैं। यानी कि कोई बयानिया है ही नहीं उनकी जमात के, जिस बयानिए को लेकर उन्होंने आगे चलना है, कोई नज़रिया हो जिसको लेकर उन्होंने आगे चलना है। यानी कि वो खुद कन्फ्यूज़ है, खुद उनको मालूम नहीं है कि क्या होना है क्या नहीं होना। तो ये राज ने आज की कुछ अहम तरीन तफसीलात थी। राय का इज़हार कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।